नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश की सबसे बड़ी आबादी यानी ओबीसी के वास्तविक हालात को पहचानने और अधिकार दिलाने वाले बीपी मंडल की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। बीपी मंडल के जन्म स्थान मधेपुरा के मुरहो गांव में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान कई दलों के राजनेता भी मौजूद हैं। बिहार के सीएम रह चुके बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाई गई रिपोर्ट को ही मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुछ अंशों को लागू किया गया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट काफी विस्तृत है, जो सिर्फ ओबीसी आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछड़ों के सामाजिक और शैक्षणिक हालात से अवगत कराते हुए एक बड़े सुधार का रोडमैप सुझाती है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आनंद, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए सुमित, अब से लगभग 2 मिनट पहले नीतीश कुमार यहाँ से रवाना हो गए मुरहो से। लगभग 1 घंटा वो यहाँ पर रुके। 35 मिनट तक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद बीपी मंडल के घर पे जो उनके रिश्तेदार परिवार रहते हैं, निखिल मंडल, उनके घर पे वो रुके और यहाँ से भोजन करने के बाद अब से कुछ मिनट पहले यहाँ से रवाना हो गए हैं। निश्चित तौर पे 1 घंटे का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का। मुरहो जो बीपी मंडल का गाँव, पैतृक गाँव है, जहाँ आज स्वामी जयंती यहाँ पे मनाई गई और इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार यहाँ से कुछ भाषण देंगे और कुछ ऐसा बयान भी देंगे जो जिसका राजनीतिक अर्थ होगा, लेकिन लोगों को निराशा होगी। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना कुछ बोले यहाँ से रवाना हो गए। तो जाहिर तौर पे बीपी मंडल के स्वामी जयंती पर लेके राजनीति भी खूब हो रही है। पप्पू यादव ने भी यहाँ पे कुछ देर पहले बोला कि बीपी मंडल को लेकर, चूंकि मधेपुरा के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा कि बीपी मंडल को लेकर जितनी राजनीति हो रही है, जो उनका हक था वो अब तक नहीं मिला, भारतीय रत्न की उपाधि उन्हें देनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे 1 घंटे के इस कार्यक्रम के कई मायने निकाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भले ही यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया सुमित, लेकिन उनका यहाँ पर आना, मुरहो गाँव आना, जो बीपी मंडल का गांव है, वहां पर यहाँ पे आना और राजकीय समारोह में शामिल होना और लगभग 1 घंटे का वक्त बिताकर यहाँ से लौटना, ये बताने को काफी है कि 2019 के चुनाव के पहले राजनीतिक गोटियां सेकी जा रही हैं और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना वोट बैंक तैयार करने में जुटा हुआ है और नीतीश कुमार का यहाँ पे आना भी उसी कड़ी से देखा जा रहा है। आनंद, आखिरी बार इससे पहले कब गए थे मधेपुरा के मुरहो गांव सीएम नीतीश कुमार? देखिए 2007 में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ यहाँ पे आने के बाद उस वक्त उन्होंने यहाँ पे कुछ देर गुजारा था। उसके बाद 11 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुरहो गांव, जो बीपी मंडल का पैतृक गांव है, वहां पर पहुंचे हैं। तो इस 11 साल में जो नहीं आए थे नीतीश कुमार, कई बार जो समारोह मनाया गया था, हर साल उनके जयंती समारोह मनाया जाता है, लेकिन 11 सालों के बाद आना को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो नीतीश कुमार को बीपी मंडल का गांव याद आ गया। तो निश्चित तौर पर जो भी हो, लेकिन बीपी मंडल के गांव पे आने से, नीतीश कुमार के आने से राजनीतिक तो तेज होगी और आने वाले समय ये और तेज होगी, क्योंकि पटना में भी कई सारे आयोजन हो रहे हैं। उसमें आरजेडी के नेता शिरकत कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता शिरकत कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेता शिरकत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प जो देखने को मिली, यहाँ पर एनडीए के नेता नजर आए, मंगल पांडे जो बीजेपी के नेता है और नीतीश कुमार जेडीयू के नेता के तौर पर अगर देखें तो एनडीए ने बीपी मंडल के गाँव पर पहुंचकर एक तरीके से राजनीतिक गोटी फेंक दी है। बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बीपी मंडल की 100वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री सहित कई अन्य लोगों ने भी बीपी मंडल को श्रद्धांजलि दी। बीपी मंडल की 100वीं जयंती समारोह पर सियासत भी जारी है। आरजेडी ने इसे जेडीयू का चुनावी स्टंट कहा है, तो जेडीयू ने कहा कि बीपी मंडल का पोता ही जेडीयू का प्रवक्ता है, इससे ज्यादा क्या कहना है। वहीं बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने कहा कि आरजेडी की सोच ही सियासी है। करते हैं बीपी मंडल का, तो राजद हमेशा मनाने का काम किया है जयंती, और दल तो कभी मनाता नहीं था, लेकिन इस बार चूंकि चुनाव है 2019 में, तो बीपी मंडल याद कर रहे हैं लोग। लेकिन बीपी मंडल के याद लाख कर लें, उनका वोट उधर जाने वाला नहीं है। जो वोट है महागठबंधन का वो वोट है। बीपी मंडल का तो पोता हम निखिल मंडल हमारी पार्टी का प्रवक्ता है। अब इससे भी प्रमाण पत्र की जरूरत है। इसलिए बीपी मंडल के नाम पर आपने सियासत कर करके संपत्ति संग्रहण किया और हम तो उनके परिजन को भी सम्मान पार्टी के अंदर दिए और साथ ही साथ हमने उनके जो कार्य योजना थी उस योजना पर काम किया है।
तो राजनीति हम करें, आप हरिकीर्तन मंडली कर रहे थे क्या? के लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। उनके पास मुद्दे खत्म हो गए और उनको ना तो जनहित से कोई मतलब है, ना समाज सुधार से कोई मतलब है, ना सामाजिक परिवर्तन में अब कोई उनकी भूमिका होने वाली। अब केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं। बीपी मंडल की 100वीं जयंती पर हम पार्टी की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीतन राम मांझी के आवास पर बीपी मंडल की जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मंडल के घोर विरोधी रहे बीजेपी नेताओं की ओर से जयंती के आयोजन पर सवाल उठाए। पार्टी के लोग वो भी बीपी मंडल की जयंती मना रहे हैं और उनके प्रति घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो मैं तो इन लोगों की बेशर्मी का हद मानता हूं कि जब बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय इसके विरोध में एक रथ निकाला गया था, अयोध्या मार्च, जिसको उस समय हम लोगों ने नामकरण किया था मंडल और कमंडल। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोपहर 1:30 बजे के करीब लालू प्रसाद मुंबई से पटना पहुंच रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की प्रोविजनल बिल की याचिका खारिज कर दी थी। इसमें मेडिकल ग्राउंड पर 3 महीने की और जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक लालू प्रसाद को रांची सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए गए लालू प्रसाद रांची जेल में सजा काट रहे थे। इसी दौरान तबियत बिगड़ने पर उन्हें पहले दिल्ली के एम्स और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लालू के वकील ने बताया कि कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष रांची के रिम्स जाएंगे, जहां उन्हें सबसे पहले भर्ती कराया गया था। पटना में आज पटना यूनिवर्सिटी की शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया गया। गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर कृष्णनंदन वर्मा के साथ तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान माननीयों ने पटना यूनिवर्सिटी के गौरवशाली 100 साल के इतिहास की चर्चा की, साथ ही आने वाले दिनों में इसे और बेहतर करने का भरोसा भी दिलाया। पटना यूनिवर्सिटी की शताब्दी समापन समारोह में मंत्रियों ने अपने अपने पटना यूनिवर्सिटी के प्रति प्रेम और पटना यूनिवर्सिटी के प्रति लगाव पर कई बातें की। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने विश्वविद्यालय का छात्र नहीं होते हुए भी यहां से अपने जुड़ाव की चर्चा की, तो बाकी मंत्रियों ने कहा कि यहां का छात्र होना गौरव की बात है। विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नहीं हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का एक तरह से हम जुड़ाव है क्योंकि जेपी का आंदोलन जिसके हम साथी थे वो यहीं से शुरुआत हुआ, इसलिए मेरा जुड़ाव। दुनिया में कहीं चले जाइए और परिचय दीजिए कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो आपका कद 4 अंगुल बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। जिसको इस विश्वविद्यालय ने देश के एक से एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद पैदा करने का काम किया है। इस विश्वविद्यालय ने बिहार के आधे दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री पैदा करने का काम किया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं स्वयं भी पटना विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका हूँ। मैं अपनी सारी उपलब्धियां पटना विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ। यहाँ का क्लासरूम, डिसिप्लिन, शैक्षणिक माहौल, एक से एक विद्वान शिक्षक, कदाचार मुक्त परीक्षा, अनुशासन की सीख आज मेरी राजनीतिक पहचान का। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को नैक का रैंकिंग मिलेगा। छात्र और शिक्षक तैयारी करें, जल्द ही यहां के छात्र और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नैक का रैंक हासिल कर लेंगे। गुणवत्ता बढ़नी चाहिए और इसलिए नैक का रैंकिंग है। मैंने जो कुलपति ने उल्लेख किया, कुलपति जी ने, कि नैक का वो भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा पे हमें खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है आप तैयारी करो और आपके प्राध्यापक उसमें मन से जुड़ जाए तो छात्र मेरे तैयार है, वो इस विश्वविद्यालय को उच्च दर्जा प्राप्त करेंगे, निश्चित काम करेंगे। मेरे लिए सुखद संयोग है और सौभाग्य की बात है कि अपने प्रथम संबोधन के लिए मुझे पटना विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक
और गौरवशाली विश्वविद्यालय के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का सुअवसर मिला। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। आज एक के बाद एक 3 वारदातों ने सबको हैरान कर दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में एक महिला ने छत पर देर रात बैठने से मना किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। वहीं नालंदा में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। तीसरी खबर बेगूसराय से है, जहां शहरी इलाके में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। सूबे में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बाढ़ की है, जहां ईसानगर में घात लगाए अपराधियों ने रामू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। दूसरी तस्वीर छपरा की है, जहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के घर तोड़फोड़ के मामले में तूल पकड़ लिया है। देर रात बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर खुद कॉलेज पहुंची और जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की और सख्त फैसला लेते हुए फर्स्ट ईयर के छात्रों को छोड़ सभी छात्रों को कॉलेज का हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव बेहद सख्त मूड में दिखी और छात्रों को सख्त हिदायत देते हुए परिसर खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद एक छात्र डीएम प्रणव कुमार से उलझ पड़ा। छात्र को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये बहुत क्लियर संदेश सभी को चला जाए कि पढ़ाई तो होगी ही होगी, कंपल्सरी अटेंडेंस भी होगी और पढ़ना पड़ेगा। चीटिंग नहीं होगी, एग्जाम्स टाइम पे होंगे और पढ़ाई से बच के इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। यही है अभी तत्काल जो है हम लोग उसी तरह से। किसानों के लिए वादे, भरोसे और दावों का दौर हर रोज चलता है। वादे और दावों के सालों गुजर जाते हैं, लेकिन किसानों को छलावे की जगह कुछ और शायद नसीब ही नहीं। तभी किसानों के साथ फसल बीमा राशि के नाम पर खेल चल रहा है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक सिर्फ दलील दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घोषणा पर घोषणा और योजना पर योजना। बिहार में किसानों के लिए शायद सिर्फ यही सौगात है। तभी तो जिन किसानों को अमीर बनाने, फसल का दुगुना मूल्य देने और सब्सिडी देने के भरोसे दिए जाते हैं, उनके हाथ आज भी कुछ नहीं। घोषणा हो गई तो सरकार की नजरों में उन्हें मुआवजा भी मिल गया। बीमा कंपनियों की लापरवाही और बिहार सरकार की अनदेखी के कारण आज लाखों किसान बीमा की राशि से महरूम है। 2017-18 के लिए किसानों की फसल का बीमा हुआ। बीमा के लिए 72 करोड़ 6,58,584 रुपए किसानों से लिए गए। 11,29,772 किसानों का बीमा किया गया। 47 अरब 16 करोड़ 17,94,203 हेक्टेयर खेत का बीमा हुआ। राज्य के सभी जिलों को 6 क्लस्टर में बांटा गया। 3 बीमा कंपनियों को बीमा करने का अधिकार मिला, जिनमें AICL को 6 जिलों में बीमा करने का अधिकार मिला। ये उस जिले के किसान हैं जहां से सहकारिता मंत्री राणा रणधीर आते हैं। पूर्वी चंपारण में 1 लाख से ज्यादा किसानों का बीमा हुआ, जिनसे 8.5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम लिए गए। बीमा भुगतान का जिम्मा सहकारिता मंत्री के कंधों पर ही था। पिछले साल बाढ़ में सारे फसल बर्बाद हो गए, पर बीमा का एक ढेला भी आज तक नहीं मिला। लेकिन अभी तक किसी किस्म का हम लोग KCC कराए अपने बैंक ऑफ इंडिया से, किसी किस्म का सरकार के द्वारा, चाहे हमारे प्रधान कार्यालय का 17-18 का आज तक बीमा नहीं आया। आया भी तो 15 और 16 का आया है, जिसमें मात्र 28% आया है। मेरे पास पैसा आई है करीब 2015, उसके अलावा ही पैसा नहीं आई है, जो कि ये सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज में आपको सरकार पैसा देती है, वो जोनल ऑफिस के थ्रू आती है हम लोग के पास। अब जरा बेगूसराय के किसानों का हाल देखिए। यहाँ करीब 80,000 किसानों का बीमा हुआ। किसानों से 5.5 करोड़ रुपए बीमा के रूप में वसूले गए। लेकिन जब किसानों से हालात पूछे गए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। बीमा करवा रही है, बीमा कंपनी के लिए कि किसान के लिए? किसान को क्या मिल रहा? किसान तो मरने वाला है, मर रहा है, किसान क्या करेगा? वो तो मकई वाला भी भर के दिया तो बोला सरकार के पास में पैसे नहीं है। समस्तीपुर जिले के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं, जहां किसान फसल बीमा राशि के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।
पर सुनने वाला कोई नहीं। अब किसान आरटीआई डालकर जानकारी मांग रहे हैं, पर जानकारी भी नहीं दी जा रही। जब सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए नए रास्ते की बात कर दी। कंपनियों ने फसल किसान भाइयों को मुआवजा नहीं दिया है, वो कार्रवाई हो रही है, तो जल्द से जल्द मुआवजा देंगे। मुआवजा उनको देना ही पड़ेगा, तो बच के नहीं जा सकते। मतलब साफ है, पिछला दर्द अभी गया नहीं और एक नया आश्वासन मिल गया। किसानों को हर सुविधा देने का वादा सरकार तो करती है, पर इस वादे पर अमल कौन करेगा और कब करेगा इसका कोई पता नहीं। जरूरत इस बात की है कि सिर्फ घोषणाएं ना हो, घोषणाओं पर अमल भी हो, ताकि दूसरों के लिए अन्न पैदा करने वाले किसानों के पेट भी अन्न जा सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। देश में जगह जगह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। इसी दौरान बिहार के कई शहरों में अटल जी के अस्थि कलश को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मधुबनी, गोपालगंज, खगड़िया और बक्सर की तस्वीरें। इस दौरान अस्थि कलश के दर्शन के लिए लोगों का भारी हुजूम, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और अटल जी को याद कर लोग भावुक हो रहे हैं। दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा आज पटना शहर में निकाली गई। अस्थि कलश यात्रा का नेतृत्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया। साथ ही अस्थि कलश यात्रा में विधायक अरुण सिन्हा, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन समेत कई नेता शामिल हुए। अस्थि कलश यात्रा पटना के हर चौक चौराहों से होते हुए भद्र घाट के लिए निकली। हर जगह लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रजम पांडे ने। हम अभी मौजूद हैं अटल जी के अस्थि कलश यात्रा में और आपको बता दें कि पूरे पटना में अस्थि कलश को आज घुमाया जा रहा है। हर गली, हर चौक चौराहे से इस अस्थि कलश को ले जाया जा रहा है। आम लोगों के दर्शन के लिए, आम लोग दर्शन कर पाएं, श्रद्धांजलि दे पाएं, इसको लेकर आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। और आप जो काफिला है, गाड़ियों का काफिला है जो चल रहा है साथ में, वो पूरे पटना में घूमते हुए ये भद्र घाट तक ये कलश यात्रा जाएगी और वहाँ कलश का जो अस्थि है उसे विसर्जित किया जाएगा, उसे प्रवाहित किया जाएगा गंगा नदी में। आपको बता दें कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर भी हैं सीता साहू, वो भी इस अस्थि कलश में साथ में हैं। और अरुण कुमार से जान लेते हैं कि ये अस्थि कलश कहाँ के लिए निकली है अस्थि कलश और कहाँ कहाँ तक जाएगी? देखिए, पूरे पटना महानगर मतलब दीघा विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा, कुम्हरार विधानसभा और पटना साहिब विधानसभा, ये प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए भद्र घाट पर वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगा और वहाँ सभी दल के नेताओं को हम लोगों ने बुलाया है और वहां पर सबका श्रद्धांजलि सभा करते हुए वहीं गंगा में विसर्जन होगा। और नारेबाजी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे के साथ ये तमाम जो लोग हैं अस्थि कलश में साथ में जा रहे हैं। भद्र घाट पर विसर्जित किया जाएगा अस्थि को। कैमसन गुड्डू के साथ ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखियों का बाजार सज गया है और दुकानों पर राखी खरीदने के लिए भीड़ जुटने लगी है। बाजार में कई वैरायटी में राखियां उपलब्ध हैं। वहीं बच्चों के लिए चाइनीज, कार्टून और खिलौने वाली राखियों की मांग ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखी उपलब्ध है, लेकिन लोग महंगाई के चलते 100 रुपए के अंतर की राखी की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही मिठाइयों की दुकानों में भी भीड़ देखने लगी है।